जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का सिलेबस शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसको कंप्लीट हम करेंगे। तो पहली जो वीडियो है ना, ये हम 7 चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक पोर्शन है। और आपको पता है कि जो पेपर स्कीम है ना, उसमें तकरीबन 60 to 70% आपका ऑर्गेनिक पोर्शन में से पेपर आता है, और बाकी 30 to 40% आपका इनऑर्गेनिक में से आता है। तो ये जो 7 to 16 चैप्टर्स हैं ना, इनको हम पहले करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 7वां चैप्टर है और इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ स्टेप बाय स्टेप ना मैं आपको चीज़ें करवाता जाऊंगा। ये पहले हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं ना, वो पहले करेंगे। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक कहते हैं सिंबल ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की अलामत। ये ऑर्गेनिक का ना एक लफ्ज़ी मीनिंग है। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इजी सा है कि ऑर्गेनिक मीन्स सिंबल ऑफ लाइफ। अच्छा, शुरू में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी ना, वो ये थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनसे जो हमें कंपाउंड हासिल होते हैं, उसके मुतल्लिक़ केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इस बात को समझे। शुरू वाले केमिस्ट्री ये कहते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो वो कहते थे कि जो उनसे हमें कंपाउंड्स हासिल होते हैं ना, उनके मुतल्लिक़ केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये पुराना कंसेप्ट था। अब इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन में, वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें बतानी है। आपने बताना है कि ये जैकब बर्ज़ीलियस ने पेश की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी में 2 मेन पॉइंट थे। एक तो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबॉर्ट्री, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है। इसको आप ध्यान से समझें कि जैकब बर्ज़ीलियस ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी, और इसमें उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, और इनको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही हासिल किया जाता है। अब इसके बाद 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना इसकी ये थ्योरी को गलत साबित किया था। पहला जो साइंटिस्ट था वो वुलर था। वुलर ने फ्रेडरिक वुलर इसका नाम था। इसने ये किया, उसने ना एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम सायानेट, और ये ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब उसने क्या किया, अमोनियम सायानेट को गर्म किया, हीट किया, और उससे यूरिया तैयार किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इससे ना ये जो इसका पॉइंट था ना कि ये जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होता है, तो ये पॉइंट गलत साबित हो गया था, क्योंकि उसने एक इनऑर्गेनिक चीज़ ली थी, कंपाउंड लिया था, उसको गर्म करके उसने यूरिया तैयार किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कोल्बे एक साइंटिस्ट था, उसने लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड तैयार किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला था, ये कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोल्बे ने लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड तैयार किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो अब ये कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें थी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन लफ्ज़ी मीनिंग से पता इसका चल रहा है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब आपको जो असल अगर पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाए, तो आपने क्या लिखनी है वो अब आपको समझ लग जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने तारीफ पढ़ी होगी। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो उनका भी हाइड्रोकार्बन्स का भी मुताला करते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, कोई चीज़ हम अखज़ करते हैं। तो अब जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, उनसे हम अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका मुताला क्या, वो उसके क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब एक यहाँ पे ना कंसेप्ट है छोटा सा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। वो जल्दी से जैसे ही उन्होंने कार्बन देखा,
उन्होंने कहा जी कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है, और वाटर में जैसे ही हाइड्रोजन देखा उन्होंने कहा जी ये भी ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ उसी को ही कहेंगे जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह वाटर में हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे कि ग्लूकोज है, अब वो ऑर्गेनिक है। बेंजीन क्या है? वो भी ऑर्गेनिक है। तो अब जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन दोनों हों वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें थी, और जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ खसूसियात, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझें। अब पहली जो प्रॉपर्टी है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन बहुत ही बार पेपर में आई हुई है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन एटम की ना एक सलाहियत होती, टेंडेंसी होती कि वो आपस में मिलकर ना आपस में यूनाइट होकर वो एक लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं और एक रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कैटिनेशन की डेफिनेशन आ जाए तो आपने बताना है कि कार्बन एटम की ये एबिलिटी है कि वो आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी कंपाउंड बना सकता है और रिंग्स भी बना सकता है। ये जो उसकी एबिलिटी है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अब ये तो पहले ही होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी या खसूसियत, या आप इसको फीचर भी कह सकते हैं। दूसरा जो फीचर है उसका वो ये है कि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो स्लो होता है। ये अब स्लो क्यों है? क्योंकि उनकी मालिक्यूलर नेचर है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनकी जो नेचर है वो मालिक्यूलर है, इस वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। ये दो इनकी ना प्रॉपर्टीज़ होगी। अब अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी के हवाले से, अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। अब ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है उसमें हल नहीं होते। अगर आपको कोई पूछे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो किस में हल होते हैं, तो आपने बताना ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है या ईथर है, उसमें ये हल होंगे। ये वाटर में जो पोलर, वाटर पोलर है ना, आपको पता है, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव, तो वो पोलर है। ठीक है, उसमें एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है, तो उसमें ये हल नहीं होते, बल्कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि वो सॉल्युबल किस में होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। अब इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स, स्पेसिफिक कंपाउंड्स, वो एक ना सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, और जो कंपाउंड सिमिलर बिहेवियर शो करें वो एक होमोलॉगस सीरीज़ बना देते हैं। जैसा कि अब अल्केन्स के जो मेंबर्स हैं ना, वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो करेंगे, सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे, तो अल्केन्स अपनी होमोलॉगस सीरीज़ बना देगा। अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो अपनी होमोलॉगस सीरीज़ बना देगा, उनका अपना बिहेवियर सेम होगा। तो जिन कंपाउंड्स की आप कह लें कि सिमिलर बिहेवियर होगा वो अपनी ही होमोलॉगस सीरीज़ बनाएंगे। तो ये भी आपके पास किसकी प्रॉपर्टी आती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी आती है। अब इसके बाद चौथी जो चीज़ है वो ये है कि ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपको पता है। जैसे कि आप मीथेन देखें तो कार्बन दरमियान में बाकी जो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए उसके साथ अटैच होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। तो ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ये आयोनिक इन नेचर नहीं होते। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनकी प्रॉपर्टी, और ये भी पेपर के हवाले से बहुत कह लें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब आइसोमरिज्म होती है असल में क्या है? अब वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, और उस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब इस बात को आपने समझना, मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में होता क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला जो एटम की तादाद को किसी मॉलिक्यूल में इंडिकेट करे, ज़ाहिर करे। अब जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, अब वो हमें बता रहा है कि H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वो फार्मूला जो मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को ज़ाहिर करे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो एटम की अरेंजमेंट को ज़ाहिर करे वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है।
अब आइसोमर्स हम पढ़ रहे हैं कि आइसोमरिज्म क्या होती है, कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और उस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन में क्या होता है कि जो कार्बन 4 होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ऊपर एन ब्यूटेन है, उसमें चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाई हुई उन्होंने, वो अटैच हैं। अब यहाँ पे आइसोब्यूटेन में उनकी क्या है, वहाँ पे ब्रांच आ गई, तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी लेकिन मॉलिक्यूल की तादाद क्या है, सेम है। अब अगर ऊपर देखें तो 4 है, एटम की तादाद सेम है। ऊपर देखो तो ऊपर 4 कार्बन है, नीचे भी 4 कार्बन है, ऊपर भी 10 हाइड्रोजन है एन ब्यूटेन में और नीचे भी 10 हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी कि एटम की तादाद सेम होती बट उनके जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे एक फ़नी एग्जांपल है, किसी ने बुरा नहीं मानना, सिर्फ ये समझाने के लिए। ये हमारे पाकिस्तान में 2 शख्सियात हैं, एक रीमा साहिबा हैं और एक मीरा साहिबा हैं। अब अगर इनमें देखें तो इनमें मॉलिक्यूल की तादाद सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब एक आर है और उधर भी एक आर है, ई 2 हैं रीमा साहिबा में और ये उधर भी 2 हैं, एम 1 है उधर भी एम 1 है, ए 1 है और उधर भी ए 1 है। तो ये एक फ़नी सी आपको ना सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए कि मॉलिक्यूल यानी एटम की तादाद सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब लास्ट जो आपके पास आती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियत, वो होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। अब अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो अल्केन होंगे, डबल बॉन्ड बनाएगा तो अल्कीन होंगे और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो अल्काइन होंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेपर में आ सकती हैं, वो हमने पढ़ ली। इंशाल्लाह इसी तरह ये जो आपका सिलेबस है ये बहुत ही जल्दी आपका सारा रिवाइज़ मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो उसके लिए आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर प्रमोट करने में हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों को भी इस पर इनवाइट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।